नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बात होगी कर्नाटक के धर्म युद्ध की। कर्नाटक में सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। इस चुनावी अखाड़े में आज बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी दफ्तर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी से विजन डॉक्यूमेंट कह रही है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया। इसके साथ ही बीजेपी ने बीपीएल कार्ड धारकों को 3 फ्री गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया। बीजेपी ने कर्नाटक के लिए 16 बड़े वायदे किए। इस घोषणा पत्र में गरीबों को फ्री गैस सिलेंडर, फ्री दूध, फ्री अनाज समेत कई ऐसी घोषणाएं की गई हैं जो लोक लुभावन लगती हैं। घोषणा पत्र जारी होने से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में ऐसे वायदे कर सकती है जो कांग्रेस और जेडीएस की घोषणाओं का मुकाबला कर सके। तो वहीं कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठ लूट बीजेपी मैनिफेस्टो करार दिया और कहा कि लोग पार्टी को वोट देकर बाहर कर देंगे। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कर्नाटक के चुनावी दंगल के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों ने कर्नाटक जीतने के लिए वादों की बौछार लगा दी है। इन्हीं वादों के बीच बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बेंगलुरु में पार्टी दफ्तर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसकी थीम थी प्रजा ध्वनि, यानी जनता की आवाज। बीजेपी ने लोक लुभावन वादों के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी दांव खेल दिया है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी पूरा दमखम झोंक दिया। सोमवार को राहुल गांधी खुद मैदान में थे। राहुल ने तुमकुर, हासन और चामराजनगर में रैलियां और जनसभाएं की। तो बीजेपी के स्टार प्रचारक और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी तुमकुर, कोरमंगला और बेंगलुरु में चुनावी रैलियां की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बीटीएम लेआउट, जयनगर और विजयनगर में रैलियां की। जहां एक तरफ बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में यूसीसी का दांव चला, तो वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने तुमकुरू के रोड शो में आरक्षण की नब्ज भी दबा दी। शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए साफ लहजे में कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस लिंगायत और दलित समुदायों को बढ़ाए गए आरक्षण को वापस ले लेगी। दूसरी ओर राहुल गांधी ने जनता से कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की। राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, पिछली बार बीजेपी ने विधायकों को खरीद कर और लोकतंत्र को नष्ट करके अपनी सरकार बनाई, जिसने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। भले ही राहुल बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से यूसीसी और आरक्षण का दांव चला है, उससे बीजेपी को बड़ी राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में यहां डबल इंजन सरकार बननी चाहिए। अगर यहां पर डबल इंजन सरकार बनाते हो तो 2024 में मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? भाइयों और बहनों, आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में बीजेपी चुनाव नहीं जीती थी। ये जो बीजेपी की सरकार है, 3 साल से जो कर्नाटक में राज कर रही है, ये लोकतांत्रिक रास्ते से नहीं चुनी गई, ये चोरी की गई थी। बीजेपी ने एमएलएज को पैसा देकर कर्नाटक में सरकार बनाई। और आज आप कर्नाटक के किसी भी बच्चे से पूछिए, 6-7 साल के बच्चे से पूछिए कि भाई ये जो सरकार है इसका नाम क्या है, तो वो आपको बोलेगा 40% सरकार। कर्नाटक में धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है और बीजेपी और कांग्रेस में आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। अब की बार किसकी सरकार बनेगी ये 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अभी चर्चा कर रहे हैं मैनिफेस्टो को लेकर, जो यूसीसी का बड़ा दांव चला है इसको लेकर।
और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, हमारे साथ हैं प्रदीप सिंह, है प्रवक्ता बीजेपी से। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। शुभ्रांशु राय जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस से। शुभ्रांशु जी, बहुत स्वागत है आपका भी सर। और साथ ही साथ स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अश्विनी मिश्रा सर, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका भी। प्रदीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी सर, सबसे पहले सवाल आपसे ही, शुरुआत में आपसे ही करूंगा। बीजेपी कर्नाटक में पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है, मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया, लेकिन यहां पर यूसीसी और आरक्षण का बड़ा दांव भी चल दिया आपने। प्रदीप जी। सर, यूसीसी हमारे एजेंडा में आज से नहीं कई वर्षों में है। और देखिए, जो परिस्थितियां बन रही हैं, मैं थोड़ा आपकी इस बात से सहमति नहीं व्यक्त करूंगा कि हम आश्वस्त दिख रहे हैं। कोई भी पार्टी जो रिजल्ट आने से पहले आश्वस्त होती है उसको नहीं स्वीकार करती किया जा सकता इस तथ्य को। तो हमारी पार्टी कार्टर बेस्ड पार्टी और हम लोग देखिए, मेरी बात नहीं, मैंने कई मंचों से ऐसी बातें सुनी ना कि एक बार फिर से बीजेपी सरकार आ रही है, इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि जब वो नारे लगते हैं ना, वो बातें होती है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। पूरी तरह से आप आश्वस्त हैं, आपके नेता नड्डा जी, अमित शाह जी, पीएम मोदी जी अपने कार्यों में अवस्था है, चुनाव प्रचार में है, जनता को वो विकास की जो बातें हमने अब तक की हैं उसको कन्विंस करने में आश्वस्त है। इस पे आप कह सकते हैं तेजी से चल रही है हमारी चुनाव प्रचार की। और रिजल्ट तो देखिए, जनता जनार्दन है। पीछे क्या घोषणाएं होती थी, विश्लेषक क्या कहते थे, विपक्षी दल क्या कहते थे, और फाइनली हमारी सरकार बन जाती थी। तो निश्चित तौर पे ये, मैं इसको कोई नया या कोई ये संयोग नहीं कहूंगा कि आप इस प्रकार से कहें। लेकिन देखिए, असली मापक जनता है और जनता जानती है कि उनको किस प्रकार से जनादेश देना है। ठीक है, लेकिन प्रदीप जी, बीते 8 वर्षों में एलपीजी सिलेंडर के दाम आपने बढ़ाए, आपकी सरकार में बढ़े, और यहां पर कर्नाटक में आपने 3 मुफ्त सिलेंडर का वादा भी कर दिया। सर, हमने तो 2000 रुपए भी जरूरतमंदों के अकाउंट में भिजवाए हैं। अच्छा। जब वो पैन कार्ड से अटैच हुआ तो 15 लाख किसान ऐसे पंजाब से गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सिंह। तो कहने का तात्पर्य कि मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो जनहितकारी योजनाएं हैं और सही समय पे सही जगह पे पहुंचे। तो गवर्नमेंट एक वेलफेयर स्टेट है। ऐसा नहीं आपको मोदी जी के किसी योजना में मिलेगा जहां पे कि 1 रुपया चलता हो और केवल 15 पैसा मिलता हो। यहाँ जब 2000 रुपया भेजा जाता है तो सीधे उस लाभान्वित के सीधे अकाउंट में पहुंचता है जहां उसे पहुंचना चाहिए। पेंडेमिक के बाद से जब देश की बहुल जनता को भोजन दिया गया, 80 करोड़ जनता को जब राशन पहुंचाया गया, तो वो जरूरतमंदों को पहुंचाया गया या जो उससे अफेक्टेड थे उससे पहुंचाया गया। इसके अर्थ का अनर्थ विपक्षी या विश्लेषक या कोई भी, भारत में सभी को अभिव्यक्ति की आजादी और उनका सम्मान भी है। अगर वो करते हैं तो इस पे हम थोड़ी, उस पे हम आपत्ति क्यों कर सकते हैं? भाई, राजनीतिक दल है, अपनी बात को रखते हैं जनता के समक्ष और जनता अपना जनादेश देती है। तो किसी भी जनहितकारी या पब्लिक वेलफेयर स्कीम का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, डिपेंड करता है कि कौन उसको किस प्रकार से ले रहा है। शुभ्रांशु जी, कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कांग्रेस ने भी बड़े बड़े वायदे किए हैं, और आपको भी लग रहा है कि कहीं बीजेपी हमसे आगे ना निकल जाए। देखिए, संभव आपका दफ्तर उत्तर प्रदेश में है और मैं भी उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। 2019 से स्मृति ईरानी जी ने वादा किया था मोदी जी के कहने पे 13 रुपए किलो का चीनी लाकर चाय और खीर बनाते हैं हम लोग घर पे। आप भी तो कल चीनी खरीदने गए ही थे। और मजेदार बात यह है कि अभी जो पिछले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो दिवाली पे और होली पे अमित शाह, भारत सरकार के गृह मंत्री, 2-2 ठो सिलेंडर फ्री दे रहे थे। आपके घर तो फ्री वाला सिलेंडर आया है ना? मैंने सुना उसी से आपके घर भोजन बनता है, फ्री वाले से। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब वो उत्तर प्रदेश में फ्री सिलेंडर जनता ले रही है, आप भी ले रहे होंगे, आपके दफ्तर में उस सिलेंडर से चाय बन रहा है, तो उसी तरह का एक सिलेंडर जो है 3 सिलेंडर कर्नाटक में दे दिया जाएगा। क्योंकि मुंह ही तो है, जो मन करे बोल दो, चाहे 15 लाख देना हो, चाहे 2 करोड़ साल का नौकरी देना हो, हवा हवाई करना है तो भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल है, कुछ भी बोल दीजिए। लेकिन मुझे लगता है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा टॉपिक है। वो ये है
कि आपके डिबेट का जो पैकेज है कर्नाटक का धर्म युद्ध, मेरे हिसाब से आधुनिक औरंगजेब, मूर्ति तोड़ने वाले को औरंगजेब कहते हैं, आधुनिक औरंगजेब जिसने विकास के नाम पे सैकड़ों से ज्यादा, 100 से ज्यादा, क्योंकि महादेव छोटे मंदिर में हो या बड़े मंदिर में हो, महादेव हमारे लिए महादेव हैं, हमारी आस्था है, हमारे स्रोत हैं। तो आधुनिक औरंगजेब नरेंद्र मोदी ने 100 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर बनारस में तोड़ दिए, और उस आदमी का फोटो लगाकर आप धर्म युद्ध की बात कर रहे हो। सबसे पहले तो मेरी आपत्ति है, आप अपने प्रोड्यूसर और पैकेज वाले को बोलिए कि धर्म युद्ध डिफाइन करें। आप मोदी के लिए ऐसे शब्दों का बताइए मत, सुनिए सर, सुनिए सुब्रांशु जी प्लीज। देखिए, आप और आपके नेता, कोई कहता है नालायक बेटा, कोई कहता है सांप, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे सुब्रांशु जी? एक मिनट, मतलब कि मुझे आपको ये चीज बतानी पड़ेगी क्या? को पता होना चाहिए, आप सुनिए ना, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि इतिहास की नई किताब लिखी जाएगी, उसमें आधुनिक औरंगजेब का नाम होगा, उसमें नरेंद्र मोदी लिखा जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बनारस में मंदिर तोड़ा है। आपको भी पता है, प्रदीप सिंह को भी पता है, सोनी मिश्रा को भी पता है, सबको पता है। कोई अगर इस बात को चैलेंज करे तो मेरे साथ प्रदीप जी जवाब दीजिए। एक बात, दूसरी नहीं, रुकिए, बात पूरी नहीं हुई। दूसरी बात, अब रही आप कर्नाटक की, तो कर्नाटक में 2 मॉडल है, एक रोने वाला प्रधानमंत्री और दूसरा 40% कमीशन वाला मुख्यमंत्री। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। और रही बात उत्तर प्रदेश में, आप 13 रुपए किलो का चीनी और 2 मुफ्त सिलेंडर एंजॉय कर रहे हैं, उसी तरह से हवाई एंजॉय करिए। ठीक है, प्रदीप जी बोलिए अभी। शंभू जी देखिए, इतना नीचे तो मैं नहीं गिर सकता। इंदिरा जी गरीबी हटाती रही, राजीव जी गरीबी हटाते रहे, अब राहुल जी भी गरीबी हटाते हैं। मैं माफी चाहूंगा, ये सुब्रांशु राय जी जिस कांग्रेस की मानसिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं और उसके कारण से किस रसातल पे ये हैं, उस रसातल की कल्पना आप करेंगे या और विद्वज्जन करेंगे तो पता लगेगा कि यही सब कारण रहे हैं। ये जिस कारणों से बोलते हैं, और इनकी एक बात मैं बता दूं कि ये महादेव इनके हृदय में है। जब गोरक्षकों पे गाली चल रही थी तब ये शायद पैदा नहीं हुए होंगे, इसलिए कुछ कहे नहीं। मुसलमानों पे जब पहला अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों पे जब पहला अधिकार केवल अल्पसंख्यकों का होता था, तब तो शायद ये रहे होंगे, और क्या किया होगा, क्या रहा होगा, ये इनको अब शायद भूल गया होगा। और जहां तक रही, देखिए, श्री काशी विश्वनाथ की बात, और जिसका ये अभी जिक्र कर रहे थे, तो सनातन सदा परिवर्तनीय और पानी की तरह से फ्लोइंग है। वो रुका हुआ पानी नहीं है जो कि सड़ जाए, बहता हुआ पानी कभी सड़ता नहीं है। तो हमारी जो सनातन संस्कृति है वो समय के हिसाब से परिवर्तित होती रहती है। जब वो छोटी छोटी गलियां थी, सकरी सकरी थी, तो कितने लोग दिन भर में जा सकते हैं, वो दूसरा विषय है। मैं उसके डीप में अभी नहीं जाना चाहूंगा। ये आरोप लगाएंगे, स्वतंत्र है आरोप लगाने के लिए, और काफी अनुभवी व्यक्ति दिख रहे हैं, प्रतीत होते हैं, ऐसा तो मैं कह सकता हूं। लेकिन इनके लेवल पे मैं उतर करके मैं जवाब नहीं दे सकता। लेकिन सवाल मैनिफेस्टो को लेकर ही है, क्या आप यूसीसी के माध्यम से कर्नाटक को जीत पाएंगे? सवाल ये भी है, मेन मुद्दा यही है। जीत पाएंगे, विकास की राजनीति हो रही है, और जो विकास को चाहने वाले लोग हैं वो पार्टी को जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी उसमें। अब अश्विनी जी, उससे पहले अगर ये इस प्रकार की बातें करेंगे तो मैं अपना समय और अपनी जो है, ठीक है अश्विनी जी, मैनिफेस्टो पे यहाँ पर बात हो रही है, क्या मानते हैं कि इस मैनिफेस्टो के जरिए बहुत कुछ साधने की कोशिश की है बीजेपी ने? अश्विनी जी पहले तो मैं बता दूं कि बीजेपी के सामने चैलेंजेस क्या हैं। बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो हर इलेक्शन में होता है एंटी इनकम्बेंसी। तो बीजेपी के सामने एक तो वो चैलेंज हमेशा से ही रहेगा जहां जहां उनकी सरकार है और जहां जहां दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं। रही बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो की या बीजेपी के मैनिफेस्टो की, मुझे लगता है कि कांग्रेस एक बहुत ही अच्छी विपक्षी पार्टी है। हमेशा बीजेपी का जो भी मैनिफेस्टो आता है, कल को आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखेंगे, उसमें वही सारी बातें लिखी होंगी जो बीजेपी ने प्रॉमिस की होंगी, उनके खिलाफ अपना कुछ न कुछ अपना मैनिफेस्टो में लाएंगे। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स जो है वो इस चीज पे टिकी हुई है कि बीजेपी क्या पॉलिटिक्स करती है। कांग्रेस का अपना जो पॉलिटिकल ओपिनियन है वो बहुत ही सेंटर ड्रिवन है, लोकल मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात करते हैं, आप धर्म की बात कर रहे थे। अभी मैं देखता हूं कि खड़गे जी कहीं भाषण देते हैं तो अपना तिलक मिटाते हैं, राहुल गांधी जी स्पीच अपनी रोक देते हैं अजान के लिए। तो इससे ये क्लैरिटी है बिल्कुल कि मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत कंफ्यूज स्टेट में है कि किस धर्म की बात करें, किस धर्म को सपोर्ट करें, किस धर्म को अपीज करें। ये इनकी पॉलिटिक्स हमेशा से ऐसी रही है कि एक गोलमोल तरीके से घुमाओ
और देखो कि जनता कैसे रिएक्ट करती है। और जो भी बीजेपी के मुद्दे हैं, बीजेपी के मुद्दे चाहे एनआरसी हो चाहे यूसीसी हो, ये कोई कर्नाटका स्पेसिफिक मुद्दे नहीं है, ये देश के मुद्दे हैं। एलपीजी सिलेंडर की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए भी कर्नाटक में है क्योंकि कर्नाटक में जो महिलाओं की संख्या है, महिला वोटर्स की संख्या है, जो पिछले की तुलना में लमसम पुरुषों के बराबर आ गई है। 989 महिलाएं जो हैं पर थाउजेंड्स ऑफ मेल वोटर्स हैं, तो एक बड़ा नंबर है। तो महिलाओं को टारगेट करने की भी एक, साधने की भी एक रणनीति है। मुझे लगता है कि चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे एलपीजी सिलेंडर हो, चाहे जो भी स्कीम हो, बीजेपी भी कहीं ना कहीं महिलाओं वोट पे ही ज्यादा फोकस कर रही है। ठीक है, लेकिन अश्विनी जी, जैसे कि कांग्रेस और जेडीएस की राह पर क्या लगता है कि भाजपा भी चलती हुई नजर आ रही है फ्री बीज पॉलिटिक्स पर? भाजपा ने जोर दिया। ये मैं इसको फ्री भी नहीं बोलता। फ्री भी वो होता है जब आप ब्लाइंडली किसी को देते हो, जब आप किसी स्पेसिफिक सेक्शन को कोई छूट देते हो, जब आप अनुमानित करके करते हो कि इस एक स्पेसिफिक सेक्शन को जरूरत है किसी पर्टिकुलर चीज को, उसको आप देते हो तो फ्री भी नहीं होता है। जैसे मैं दिल्ली की बात करूं, आम आदमी पार्टी जो देख रही है कहने के लिए बिजली फ्री देती है, वो फ्री भी है क्योंकि वहां पर कोई क्राइटेरिया नहीं किसको मिलेगी। बट आप अगर एक क्राइटेरिया के तहत किसी को कुछ देते हो तो इसका मतलब है कि आप एक समाज में इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक समाज में लोगों को समान लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर जिसको जरूरत है उसको आप देते हैं। तो अगर मुझे लगता है कि एलपीजी सिलेंडर की तरफ रेट बढ़ रहे हैं, एक तरफ फ्री देना, उस रेट बढ़ने का कारण भी वही है कि अगर किसी को कहीं फ्री देना है तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से तो उसको उस मनी को एक्सट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है सुभ्रांश जी, चूंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा भी कर्नाटक में खूब गूंज रहा है, अब ऐसे में यूसीसी की एंट्री, क्या कांग्रेस के पास यूसीसी की कोई काट है? संभव मैं भी चाहता था कि आप यूसीसी का ही जिक्र करें। हाँ। यूसीसी में की बात तो आप बाद में करिएगा, पहले सिर्फ मुझे ये बताइए कि हिंदू बेटियां पिछले 7 दिनों से जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं और पास्को में मुकदमा दर्ज है, वो बलात्कारी व्यक्ति खुला घूम रहा है और हिंदू हृदय सम्राट जिसको आप कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को, वो हिंदू बेटियों को न्याय नहीं दे रहे। एक मिनट रुकिए, केवल कर्नाटक हिंदू बेटियों को न्याय न दिलाने वाली बलात्कारी, आप बलात्कारी बोल रहे हैं, सांसद है वो, सांसद है वो सर, कंफ्यूज नहीं है, कांग्रेस वाले प्रतिनिधि है वो, बलात्कारी बोल रहे हैं बिना आरोप के लिए आरोप तय नहीं है अभी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने विक्टिम कौन है उसमें एफआईआर दर्ज किया है। देखिए विक्टिम कौन है अभी नहीं पता। मैं आपसे सुभ्रांश जी इतना कहूंगा, आप कर्नाटक पे रहिए सर, आप कर्नाटक पे रहिए प्लीज। आपने टॉपिक जो बनाया है, आज टॉपिक के इर्द रहिए। आप दिल्ली मत आइए, अभी आप कर्नाटक रहिए। क्या कर्नाटक में डर लग रहा है आपको? संभव सुनिए, आपके नेता शराब पीकर हंगामा कर रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, संभव शराब पीकर प्रचार कर रहे हैं। क्या चल रहा है? हिंदू डी शिव कुमार शराब पीकर प्रचार करेंगे। संभव गुप्ता जी तो लीजिए, हिंदू बेटियों को न्याय, अगर जिसको आप सो कॉल्ड आधुनिक औरंगजेब की सरकार में आप हिंदू बेटियों को न्याय नहीं, आप लगता है कर्नाटक में आप चर्चा ही नहीं करना चाहते सुभ्रांश जी? आज केवल यही रिकॉर्ड बजेगा। और पहले आप अपने देश को, अपने दर्शकों को बताइए कि हिंदू बेटियां, क्या आप कर्नाटक में कमजोर पड़ते जा रहे हैं सुभ्रांश जी, जो आप कर्नाटक में चर्चा नहीं करना चाहते? क्या कर्नाटक में हिंदू बेटियां नहीं है? क्या कर्नाटक में हिंदू बेटियां नहीं है? सुनिए तो सही, और सुनिए, और पॉस्को एक्ट के तहत दिल्ली पुलिस भारत की सर्वोच्च, आप दिल्ली बार बार दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, आपको कर्नाटक की कोई भी चिंता नहीं है। प्रदीप जी जवाब देंगे। सुन तो लीजिए, आपको यूसीसी आपने ही लिख रखा है ना, पहले अपने घर पे सुभ्रांश जी, उसमें दिल्ली पुलिस जांच करेगी, उसमें आप क्या कर लेंगे? दिल्ली पुलिस उसमें जांच करेगी। विक्टिम कौन है आपको कुछ नहीं पता अभी। आपके नेता शराब पीकर प्रचार कर रहे हैं, आपको यह भी जानकारी नहीं होगी। बोलिए प्रदीप जी, बोलिए। आपको जानकारी नहीं, बेटियां गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, बेटियां क्या हिंदू नहीं है? बेटियां प्रदीप जी नहीं है। क्या कर्नाटक में हिंदू बेटियां नहीं है? कोई आएगा आरोप लगा देगा, उसको सही मान लिया जाएगा, दिल्ली पुलिस उसकी जांच करेगी। कब करेगी भाई? सुन तो लीजिए, अब तो अरे जांच के बाद जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बिना जांच के आप उसको आरोपी बना देंगे कैसे? प्रदीप जी बोलिए। अगर नड्डा जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा। चलिए प्रदीप जी, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है सुभ्रांश जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, अपनी बात को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रदीप जी मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे भी गुजारिश करूंगा, इस मुद्दे के बाद मत जाइए। और चूंकि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि पहले आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, जो आपने पहले वायदे किए थे उन वादों को आपने 100% पूरा नहीं किया और आपने ये नया मैनिफेस्टो लेकर आए हैं, उससे क्या आप पूरा कर पाएंगे? निश्चित तौर पे देखिए, अगर आप ओवरऑल देखें तो आप अगर अभी रीसेंट डेटा देखेंगे तो महंगाई दर काफी नीचे रही
और अगर आप केवल भारत की ही तुलना भारत में ही रहकर करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा पुनः विचार करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी विश्व के दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की क्या स्थिति है और उसके कंपैरिजन में हमारी क्या स्थिति है। अगर कोई निष्पक्ष आदमी देखेगा तो कहेगा निश्चित तौर पे हम इस समय काफी अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन चूंकि विपक्षी दल है और राजनीतिक दल है, उनको अच्छे काम तो दिखते ही नहीं, तो बुरे काम तो थोड़ा ज्यादा ही दिखेंगे, तो उनका प्रश्न उठाना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप देखिए क्या 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ भारत में, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, ले आई, लेकिन अब उस पैमानों पे इनको अगर थोड़ी बात कर दी जाए तो दर्द हो जाता है। तो उस दर्द को मैं नहीं चाहूंगा कि इनको हो। लाइव प्रोग्राम पे इस समय चुनाव चल रहा है, आपका राष्ट्रीय चैनल है, दूसरे लोग देखेंगे, इनके वोट कटे, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। ये अपने विचार को प्रसारित करें, लेकिन आएंगे मोदी जी, ये मैं भी जानता हूं, देश की जनता जानती है, यानी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आएगी ही आएगी। अब जहां तक रही हर साल के मैनिफेस्टो या हर चुनाव के मैनिफेस्टो की बात, तो प्रत्येक पार्टी अपने लक्ष्यों को रखती है, जो नहीं प्राप्त होते उन्हें पुनः रखती है और जनता को कन्विंस करना चाहती है कि हमें क्यों चुने। हम उसी आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अभी राजस्थान में एक बहन की जो है हत्या हुई है, वो कुएं में उसकी लाश मिली थी, तो देखते हैं उसको कब तक न्याय मिलता है। बहरहाल आपने कहा था कि कहीं और नहीं जाइएगा, तो मैं वापस कर्नाटक में ही आता हूं। ठीक है। तो कर्नाटक में जो स्थिति है, आप देखिए किस प्रकार से व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं कांग्रेस के नेताओं द्वारा, उससे स्थिति साफ हो जाती है। आप अगर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस प्रकार का कैप्टन होता है उसी प्रकार जैसा कैप्टन होता है उसी हिसाब से टीम खेलती है। तो आज जितनी भी हाई कमान है, आला कमान है, उनके बयानों को आप इकट्ठा कर लीजिए और आप देख के पाएंगे कि क्या स्थिति है। अश्विनी जी, अगर हम चर्चा करें मैनिफेस्टो के कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स की, कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, ये बात है प्रजाध्वनि में। कर्नाटक को ई व्हीकल हब बनाया जाएगा, 5 लाख गरीबों को शहर में घर मिलेगा, ग्रामीण इलाकों के 10 लाख गरीबों को घर मिलेगा, 5 लाख के कर्ज पर कोई ब्याज नहीं, बीपीएल परिवारों को 3 एलपीजी सिलेंडर। ये बातें हैं, ये घोषणाएं हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो में। लेकिन इससे तरह अगर हम देखें भ्रष्टाचार की जो बात होती है, यह मुद्दा जोर शोर से गूंजता है भ्रष्टाचार का, क्या यह मुद्दा बीजेपी पर भारी नहीं पड़ेगा कर्नाटक में? मुझे नहीं लगता, मैं अगर मैं पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी पे भ्रष्टाचार का मुद्दा भारी पड़ेगा, क्योंकि कितना भ्रष्टाचार हुआ कितना नहीं हुआ है जांच का विषय है। दूसरा, जो भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा रही है वो कांग्रेस लगा रही है। कांग्रेस की रेपुटेशन पहले ही वोटर्स के दिमाग में बनी हुई है कि ये कांग्रेस का जो 2G 3G स्कैम, और जिस तरीके से 2014 में मोदी सरकार आई है कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर के, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों के जहन से वो अभी तक मेमोरी गई हुई है। लोगों के दिमाग में अभी भी वो कांग्रेस की छवि जो है वो बनी हुई है कि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार का स्तंभ रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कांग्रेस के बारे में, मुझे 20 सेकंड दीजिएगा। मैं एक दोहे से कहना चाहूंगा कि मंजिलें मिल जाएंगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत गुमराह स्थिति में है चुनाव में। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस साइड जाएं, क्या बात करें। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको डेवलपमेंट के नाम पे। अभी मैं सिद्धिमरैया जी को सुन रहा था, और वो जो है जब से बीजेपी ने नंदिनी मिल्क की बात की है तब से वो फुल तरीके से अमूल के खिलाफ बोल रहे हैं। बोल रहे हैं हम अमूल को नहीं आने देंगे, अमूल को नहीं आने देंगे। जबकि आप देखोगे कि अमूल जब आया कर्नाटक में था तब वो खुद तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे, वही अमूल को लेकर के आए थे। तो कांग्रेस को ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है मुद्दों पर बातचीत क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि कांग्रेस के पास अपने मुद्दे हैं ही नहीं। कांग्रेस के पास वही मुद्दे हैं जो बीजेपी ने बोला है उसके खिलाफ बोल रहा है। कांग्रेस की राजनीति हमेशा से अपीजमेंट की रही, पोलराइजेशन की रही। अभी आप देखो क्या एक तरफ राहुल गांधी जो है अजान के लिए अपनी स्पीच रोकते हैं, एक तरफ खड़गे जी जो है तिलक पहुंचते हैं भरी उसमें जी। तो उनके जो भाषा यूज करते हैं खड़गे जी या उनके बेटे प्रधानमंत्री के लिए या एक धर्म विशेष के लिए, तो मुझे लगता है कि जो ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है कांग्रेस को हमेशा सत्ता दिलाती रही है। मुझे लगता है सत्ता मिल जाएगी, बट अब उनको शायद ये दिखने लग गया है कि देश में जो है पॉलिटिक्स जो है वो ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, अपीजमेंट की राजनीति नहीं चलेगी। आपको मूल मुद्दों से मूल विषय पर बात करनी पड़ेगी। ठीक है सुब्रांशु जी, आज आप बहुत गुस्से में हैं, बहुत गुस्से में हैं। मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, लेकिन मैं आपसे सीधा सवाल यही करूंगा, क्या कांग्रेस पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्वागत करती है? कोई बात नहीं, रुक तो जाइए। मैंने ना अभी हम कर्नाटक की बात करें, 3 मुद्दे मैंने अभी नोट किया। जी बोलिए। एक, अमित शाह जी ने अपने भाषण में बोला डबल इंजन की सरकार। इसका मतलब वो कहना चाहते थे डबल भ्रष्टाचार की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक PSI स्कैम, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कैम, असिस्टेंट इंजीनियर स्कैम, मैसूर सैंडल साबुन स्कैम, इन सब में कर्नाटक की गवर्नमेंट 40% कमीशन खाती है। दूसरा,
भाई प्रदीप सिंह ने और अश्विनी मिश्रा ने 2 अच्छा टॉपिक निकाला। एक इन्होंने शब्द यूज किया महंगाई और दूसरा शब्द यूज किया नंदिनी दूध का। मिश्रा जी 36 रुपया दूध जो है महंगा लगता है और 62 रुपए का अमूल दूध सस्ता लगता है। प्रभु आप लोग कौन सी महंगाई की व्याख्या करते हैं इस देश को? अमूल आप ही लेके आए थे ना कर्नाटक में। आपके माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि उत्तर प्रदेश, एक मिनट सुनिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली हर जगह 36 रुपए लीटर का दूध बेचा जाए। आखिर गुजरात मॉडल का नरेंद्र मोदी जी 62 रुपए लीटर का दूध, जहां पे ऑलरेडी 36 रुपए लीटर किलो का दूध मिल रहा है, उस पर क्यों थोप रहे हैं अपना? ये असली नंदिनी मॉडल है। देश को पूछना चाहिए और देश बार बार पूछ रहा है। खासकर ये आवाज कर्नाटक और कन्नड़ लोगों ने शुरू किया कि जब कर्नाटक में 36 रुपए लीटर 36 रुपया लीटर में दूध मिल रहा है तो 62 रुपए लीटर का अमूल दूध क्यों थोपा जा रहा है? ठीक है शुभ्रांशु जी, ये जनता बता देगी। नंदिनी ये कहानी है, कम से कम देश को बताइए तो सही कि आखिर नरेंद्र मोदी जी 36 रुपए लीटर या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को 62 रुपए लीटर का दूध सस्ता लग रहा है और 36 रुपए लीटर मुझे आप ये बताइए, जब अमूल को आप कर्नाटक में लेके आए थे तो कौन सा भ्रष्टाचार हुआ था? आखिर अमूल को कर्नाटक में सिद्धमरैया जी क्यों लेके आए थे? इसका मतलब उसने कुछ बड़ा भ्रष्टाचार किया था। देश का डेयरी उद्योग, आप मुझे इसका तो जवाब दीजिए कि अमूल को कर्नाटक में लाया कौन? उत्तराखंड में हर जगह आप इसका जवाब दीजिए कि अमूल को कर्नाटक में लाया कौन? जवाब दे दीजिए। आप ये बताइए कि अमूल को कर्नाटक में लाया कौन? और लाया अगर इतना महंगा था तो वो कौन सा भ्रष्टाचार हुआ था जिसको लेकर के आप अमूल को लेकर कर्नाटक में आए थे? और बाय द वे मैं आपको बता दूं, मैं खुद कर्नाटक में 6 साल रहा हूं। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में बैठ के बात नहीं बोल रहा हूं। मैंने बैंगलोर में रहकर 6 साल जॉब किया है। मैंने वहां कर्नाटक को देखा है। सुनिए ना, महंगाई है ना, ये बताइए एक मिनट 36 रुपए लीटर का दूध महंगा है या 62 रुपए लीटर का दूध महंगा है? नरेंद्र मोदी जी गुजरात मॉडल का 62 रुपए लीटर का, ठीक है शुभ्रांशु जी, ये जनता देख लेगी, ये जनता देख लेगी क्या महंगा है क्या सस्ता, ये जनता देख लेगी। आप मुझे सुनिए जी शुभ्रांशु जी, क्योंकि वक्त की कमी है मेरे पास, बात बताता हूँ जी वक्त की कमी है। लोग बैठे हैं तीनों लोग, अभी आप नोट कर लीजिए और दोबारा 13 तारीख को मुलाकात होगी। भारतीय जनता पार्टी और उसका भ्रष्टाचार जो 40% है ना, वहां सीटें भी आपको 40 ही आने वाली है। तो ये बात है फिर यूपी, पंजाब और फिर अन्य राज्यों में कहां गायब हो जाती है? क्या अन्य राज्यों में महंगाई नहीं है शुभ्रांशु भाई? अन्य राज्यों में महंगाई नजर नहीं आती है क्या? मैं एक बात लाइटर नोट पे कहना चाहता हूँ, 10 सेकंड के लिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटका में बहुत अच्छी जीत होगी, क्योंकि राहुल गांधी वहां प्रचार कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुझे इतना बता दीजिए, हाँ या ना, क्या स्वागत करेगी यूसीसी का कांग्रेस या नहीं करेगी? हाँ या ना? भैया एक मिनट, कब से कांग्रेस पार्टी स्वागत करने के लिए बैठी है? यहाँ जंतर मंतर स्वागत कर रही है प्रदीप जी, बैठी हुई है प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। प्रदीप जी बोल रहे हैं, शुभ्रांशु जी बोल रहे हैं हम स्वागत कर रहे हैं। पूर्व गवर्नर बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। संभव जी आप तो इंटरव्यू लीजिए कम से कम। चलिए ठीक है, अब प्रदीप जी को बोल लेते, आप मत भागिए। प्रदीप जी बोल लेते, बोलिए। देखिए कांग्रेस के मित्र जो है शुभ्रांशु जी मेरी नगरी काशी के लग रहे हैं, तो मैं अब जो है थोड़ा एक लेवल पे आता हूं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक सभ्य परंपरा रही है। देखिए पार्टी की लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है, लेकिन उसको व्यक्तिगत दिल पे नहीं लेना चाहिए और उससे अपना स्वास्थ्य नहीं खराब करना चाहिए। शुभ्रांशु जी जो है हमारे काशी के ही हैं, तो मैं भगवान से इनकी लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करूंगा। और कांग्रेस का देखिए क्या है, 450 से 425 से 40 पे आ गई। राजनीतिक दल है, उनको अच्छा प्रयास करना चाहिए। आप देखिए जैसे अश्विनी मिश्र जी ने बोल दिया कि राहुल गांधी जी प्रचार कर रहे हैं तो हम जीत जाएंगे। देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। राहुल गांधी जी कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, वो देश की एक अमूल्य निधि है। भगवान उन्हें स्वस्थ रखे, श्री काशी विश्वनाथ उनको दीर्घायु करे, लेकिन जीते खिलेगा कमल ही कर्नाटक में। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, सभी एग्रेसिव होते हैं, उनको भी अधिकार है एग्रेसिव होने का, लेकिन मर्यादा में रह करके हम लोग ये वक्त बताएगा, मर्यादा भंग नहीं जी, निश्चित तौर पे ये वक्त बताएगा कि कर्नाटक की जनता किसे अपना सिरमौर चुनती है। बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत धन्यवाद शुभांशु जी, बहुत धन्यवाद आपका, अश्विनी जी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।